नमस्कार। ये मैं आपको गाइडलाइंस फॉर द डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेज ऑन रूरल रोड्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये पार्ट 3 है ब्रिज डिज़ाइन का। सबसे पहले तो रूरल रोड्स ये हैं क्या? इसको आईआरसी ने डिफाइन किया हुआ है। दो टाइप्स इन्होंने बताया हुआ है आईआरसी ने, ओडीआर एंड वीआर। ओडीआर मीन्स अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड वीआर मीन्स विलेज रोड्स। अब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या हैं? रोड्स सर्विंग रूरल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम विथ आउटलेट टू मार्केट सेंटर्स, तालुका हेडक्वार्टर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स टू कनेक्ट विलेजेस or to connect villages with population 1000 and above और cluster of villages। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आपको जितना डिफाइन करने की उतना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको नॉमेनक्लेचर नहीं करना है। यू आर नॉट वर्किंग इन ए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, यू आर वर्किंग इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो आपको ये मालूम होगा कि जिस रोड पर आपको ब्रिज बनाना है वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है या विलेज रोड है। फिर भी एक हल्का सा आपको क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें यह है कि ये गाँवों को, विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए रोड्स होती हैं। विलेजेस से जब मार्केट सेंटर्स हैं, तालुका हेडक्वार्टर्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए जो रोड्स होती हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की कैटेगरी में आती है। साथ ही ये क्लस्टर ऑफ विलेजेस और विलेजेस को भी कनेक्ट करती है, उन विलेजेस को जिनकी पॉपुलेशन 1000 एंड अबव है। बहुत ज़्यादा इसमें हमें अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको ये मालूम होना चाहिए कि दो तरह की रोड्स हैं जो विलेज रोड्स की कैटेगरी में आती हैं। नंबर 1 इज़ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड नंबर 2 इज़ विलेज रोड। विलेज रोड्स के बारे में है, रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस और क्लस्टर और ग्रुप ऑफ विलेजेस विथ ईच अदर टू द नियरेस्ट रोड ऑफ हायर कैटेगरी। ये देखिए, ये विलेज रोड की डेफिनेशन है। तो ये दो तरह की रोड्स आपको डिफाइन हुई है। यहाँ इनके बारे में थोड़ा सा जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे जो भी स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं वो स्पेसिफिकेशंस के साथ में लिखा है फॉर विलेज रोड, फॉर ओडीआर, हाईवेज। तो इस तरह से हमको ये क्लासिफिकेशन विलेज रोड्स का मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं चाहें तो। नेक्स्ट पॉइंट इज रोडवे विड्थ। अब यहाँ दो तरह की रोडवे विड्थ की मैं बात करूँगा। नॉर्मल रोडवे तो वो है जो हम सड़क बना रहे हैं, नॉर्मल रोड्स पे चल रहे हैं, वहाँ की रोडवे विड्थ क्या होगी। अभी हम ब्रिज पे नहीं आए हैं, हम रोड पर चल रहे हैं। रोड चलते चलते हमारी किसी ड्रेन को जब क्रॉस करेगा तब वहाँ पे हम ब्रिज बनाएंगे। तो अभी रोड विड्थ की जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द रोडवे विड्थ फॉर विलेज और ओडीआर रोड्स, इनके बारे में। अभी हम ब्रिजेस पे हमको क्या विड्थ रखनी है मैं उसकी बात नहीं करूँगा। तो रोड विड्थ के बारे में इन्होंने कहा है प्लेन एंड रोलिंग टाइप्स ऑफ रोड्स। दो तरह की रोड्स डिफाइन किए हैं। इनके लिए रोडवे विड्थ हमको 7.5 मीटर रखना, 7.5 मीटर का रोडवे हमको प्रोवाइड करना है। माउंटेनियस एंड स्टीप रोड्स वहाँ पर 6 मीटर का प्रोवाइड करना। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि प्लेन रोड्स क्या हैं, रोलिंग रोड्स क्या हैं, माउंटेनियस रोड क्या है और स्टीप रोड्स क्या हैं। किसी भी गांव का जो उनका नेचुरल स्लोप है टोपोग्राफी का, उसके हिसाब से आईआरसी ने टाइप ऑफ रोड्स को डिफाइन किया हुआ है। प्लेन रोड्स जहां स्लोप नॉर्मल है, रोलिंग रोड्स नॉर्मल स्लोप है। कहां तक है स्लोप ये अलग से एक पेज में डिफाइंड है, मैं आपको आगे बता दूंगा। माउंटेनस और स्टीप स्लोप्स, ये हिल्स में जो रोड्स होंगी वो इस कैटेगरी में जाएंगी। तो फिलहाल अगर हम पूरे यूपी की अगर हम बात करेंगे तो हमको नॉर्मली प्लेन और रोलिंग रोड्स ही गवर्न करते हैं। इनमें कितना कंट्री स्लोप है वो मैं आपको आगे एक पेज में बता दूंगा। तो नॉर्मल विड्थ विलेज रोड्स के केस में जो आ रही है वो 7.5 मीटर की है। 7.5 मीटर चौड़ाई की रोड हमको बनानी है। अब 7.5 मीटर की रोड की चौड़ाई क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा आप इस फिगर को देखें। इसमें देखें आप, ये तो दोनों साइड तो साइड स्लोप्स दिया हुआ है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम रोड्स को नेचुरल ग्राउंड लेवल से लगभग 2.5 से 3 फीट के करीब हम ऊपर रखते हैं। तो ये साइड स्लोप्स हैं जो गवर्न करेंगे हमारे उसको कनेक्ट करने के लिए। अगेन मैं यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेस की बात कर रहा हूँ, तो क्या साइड स्लोप रखना है, कितना ऊपर रखना है, इसकी बात मैं नहीं करूँगा। अब ये रोडवे विड्थ आपका ये दिखाई दे रहा है, आपका रोडवे विड्थ। रोडवे विड्थ आपका टोटल 7.5 मीटर वाइड है प्लेन और रोलिंग केस में। इसमें बीच में जो पेंटेड पोर्शन जो है आपका दिख रहा है, हैच करके मैंने दिखा रखा है, ये जो पोर्शन दिस इज नोन एज कैरिज वे। और 7.5 मीटर का जो रोडवे विड्थ है उसमें 3.75 मीटर कैरिज वे मानते हुए रखा गया है।
दोनों साइड जो हम फुटपाथ जिसको हम कह सकते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में हम उनको शोल्डर्स कहते हैं। तो हम 7.5 मीटर में से 3.75 मीटर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बैलेंस बचेगा, दोनों को आइदर साइड हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा शोल्डर का विड्थ आएगा। तो ओवरऑल रोडवे जो है आपका 7.5 मीटर का रिकमेंडेड है इन IRC 2002। ठीक है, तो इसमें कैरिज वे क्या होता है मैंने आपको बताया और रोडवे क्या होता है ये मैंने आपको बताया। 7.5 मीटर हमको प्लेन और रोलिंग रोड्स में रखना है और हिल रोड्स में हम इसको चले जाएंगे 6 मीटर। 4 तरह का जो ये क्लासिफिकेशन है मैं आगे आपको लिख करके बताऊंगा। अब ये रोडवे विड्थ की आपकी बात आ गई, अब हम आगे आए। अब ये जो पार्ट है आपका रोडवे विड्थ एट ब्रिजेस, आप गौर करिए इस चीज़ को। अब हमने नॉर्मल रोड की वाइड कितनी वाइड हमारी रहती है रूरल और ODR रोड्स, ये हमने बताया 7.5 मीटर। 7.5 मीटर में 3.75 मीटर का हमारा कैरिज वे है। अगर कोई नए चेंजेस आपके आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। अब रोडवे विड्थ एट ब्रिजेस की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिज पर जब हम आएंगे, ये रोड जब हमारी किसी ड्रेन को क्रॉस करेगी तो वहाँ पर हमको ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस रोड को जब हम ब्रिज में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ हमको रोडवे ब्रिज की विड्थ क्या रखना है ये आपका बताएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कल्वर्ट्स एंड कॉजवेज। अगेन मैं आपको बताऊँगा, कल्वर्ट्स तो आप जानते हैं, आपको मैं डिफाइन कर चुका हूँ। 6 मीटर स्पान तक के जो हम ब्रिजेस बनाएंगे बिटवीन इनर फेसेस ऑफ अबटमेंट 6 मीटर स्पान है तो वो हमारी कल्वर्ट की श्रेणी में आती है। कॉजवे क्या होता है हमारा, ये समर्सिबल स्ट्रक्चर होता है, ये सबमर्ज कर जाता है इन केस ऑफ हैवी फ्लड और रेन्स, और जैसे ही पानी हमारा पास हो जाता है ये कॉजवे हमारा निकल के बाहर आ जाता है। कम हाइट के हम बनाते हैं ये मानते हुए बनाते हैं कि बरसात के सीजन में इसके ऊपर से पानी निकल जाएगा, ये हमारा सबमर्ज हो जाएगा और हम जैसे ही पानी पास हो जाएगा उसके बाद ये हमारा पूरा दोबारा खुल जाएगा, तो उसको हम कॉजवेज कहते हैं। तो कल्वर्ट एंड कॉजवेज जब भी हम बनाएंगे तब हम ब्रिज कितना वाइड रखेंगे, ये है आपका 7.5 मीटर इन केस ऑफ प्लेन एंड रोलिंग रोड्स, और माउंटेनस एंड स्टीप रोड्स में हम 6 मीटर करेंगे। ये दोनों क्लासिफिकेशन, ये 4 टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन द कंट्री स्लोप। तो रोडवे विड्थ हमको 7.5 मीटर की रखना है इन केस ऑफ कल्वर्ट एंड कॉजवेज। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप, तो मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूँगा। इसको याद रखने के लिए आपके पास ये क्राइटेरिया है कि नॉर्मली हम कल्वर्ट और सेकंड टाइप मैंने देखा लिया था अभी आपका कॉजवेज। कॉजवे जिसको हम लोकल लैंग्वेज में रपटा भी कहते हैं, ये 7.5 मीटर वाइड रखना है। क्यों रखना है इसको याद करने के लिए मैं बताऊंगा। ये नॉर्मली हम पाइप से बनाते हैं। जब हमने ये पाइप से बनाया तो पाइप हमने 3 पाइप लेंथ हुई, एक पाइप की लंबाई कितनी होती है आपको मालूम होगा, 2.5 मीटर। 3 पाइप रोज हम लगाएंगे तो 2.5 मीटर 2.5 मीटर 2.5 मीटर, तो टोटल हमको 7.5 मीटर वाइड मिलता है। तो हमको इस केस में रोडवे रखना है 7.5 मीटर का ब्रिज पे भी। ठीक है, अब हम आएंगे ब्रिजेस। अब हम ब्रिजेस को हम जो हमने डिफाइन किया हुआ है 6 मीटर से ज़्यादा है तो उसके बाद हम 6 मीटर से 30 मीटर तक हम शायद स्मॉल ब्रिज लेते हैं, 30 मीटर से 60 मीटर तक हम माइनर ब्रिज लेते हैं, उसके बाद में ब्रिज है। ये 3 हम क्लासिफिकेशन में आपको पहले बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करना मुझे ठीक नहीं है। रोडवे बिटवीन कर्ब एंड फॉर माइनर एंड मेजर ब्रिजेस। अगेन देखिए, माइनर एंड मेजर ब्रिजेस में ब्रिज की विड्थ क्या रखना है, द डिस्टेंस बिटवीन द कर्ब्स इन ODR एंड विलेज रोड बोथ इट इज़ कैप्ड एज 5.5 मीटर। रोडवे हमको ब्रिज में क्या बनाना है, 5.5 मीटर का। अब मैं आपको बताऊं, ये बिटवीन कर्व्स की बात ही कर रहे हैं तो कर्व क्या होता है। हम ये छोटा सा मैं एक स्लैब बनाने जा रहा हूँ आपका, ये मैंने आपका तो ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है आपका दोनों साइड में, ये पोर्शन जो कहलाता है कर्व कहलाता है, दिस इज कर्व।
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको रखना है 5.5 मीटर। ये आपकी हो गई पैरापेट। तो हमको 5.5 मीटर इन बिटवीन कर्व्स रखते हुए हमको ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये हो गई रोडवे विड्थ की बात। अब ये बात दूसरी कह रहे हैं फॉर रूरल रोड्स, गांव की जो सड़कें हैं, वेयर द ट्रैफिक इज लेस देन 100 मोटराइज्ड व्हीकल्स पर डे। मोटराइज्ड 100 व्हीकल्स पर डे से कम अगर उस ब्रिज पे पास हो रहे हैं, एंड वन मोर थिंग इज देयर, इट इज़ नॉट लाइकली टू इंक्रीज ड्यू टू सिचुएशन लाइक डेड एंड्स। और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि 100 मोटराइज्ड व्हीकल्स से ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स उस ब्रिज पे क्रॉस करेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ डेड एंड। उसके आगे जा कर के रास्ता समाप्त होता है, या ऐसा एरिया है जहाँ का हैबिटेशन लो है, डेवलपमेंट के चांसेस कम हैं। इन दैट केस you can reduce the roadway width at the bridge to 4.25 मीटर। कहाँ पे 5.5 मीटर की जगह आप 4.25 मीटर रख सकते हैं। कंडीशन क्या है कि मोटराइज्ड व्हीकल्स पासिंग ओवर द ब्रिज पर डे, इट इज़ नॉट मोर देन 100 and they are not likely to increase because of low habitation or dead end। फ्यूचर में भी ये बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इन दैट केस यू कैन रिड्यूस द विड्थ ऑफ ब्रिज फ्रॉम 5.5 मीटर टू 4.25 मीटर। तो ये आपको देखना है कि आपको रोडवे विड्थ कितनी रखनी है। अब कल्वर्ट एंड स्मॉल ब्रिजेस, इन ऑर्डर टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड टू असिस्ट द फील्ड इंजीनियर्स, type designs and estimates of culverts and probable spans and height for rural roads are available based on IRC codes and guidelines। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको पूरा टोटल डिज़ाइन आपको करने की हर बार ज़रूरत नहीं है। 6 मीटर का ब्रिज आपके पास आया, आप 2 किलोमीटर चलें फिर आपका 6 मीटर वाइड ब्रिज आ गया, फिर आप 2 किलोमीटर चलें फिर 6 मीटर वाइड ब्रिज आ गया। एक ब्रिज का डिज़ाइन इट टेक्स नॉर्मली 6 मंथ्स। तो हमको हर बार रिपीटेटिव डिज़ाइंस और टाइम कंजम्पशन बचाने के लिए आईआरसी ने स्पेशल पब्लिकेशन और अपने स्टैंडर्ड ड्राइंग्स इशू कर रखी हैं। आपको वो टाइप ड्राइंग निकालना है जो आपको सूट कर रही है, जो साइट कंडीशंस आपको परमिट कर रही है, और एग्जैक्टली उसको उठा करके अपनी जगह पर आपको थोड़ी सी अकल लगाते हुए चिपका देना है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना कि क्या शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट्स, बट मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। किस टाइप का स्ट्रक्चर हमको बनाना है, क्या बियरिंग कैपेसिटी है, क्या हमको हाइट ऑफ रोड रखना है, किस टाइप का हमको ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, ये बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो ये मैं आपको यही चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। तो अभी मैं रूरल रोड्स के बारे में आपको कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज डिज़ाइन ऑफ कल्वर्ट हाइड्रोलिक एस्पेक्ट। अब जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को, किसी ब्रिज को डिज़ाइन करने जाएंगे तो सबसे पहला एस्पेक्ट आपको आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ ड्रेन, व्हाट इज हाईएस्ट फ्लड लेवल, व्हाट शुड बी द टॉप ऑफ द रोड। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो फर्स्ट जो कंसिडरेशन है आपका, दैट इज़ ऑन द डिज़ाइन ऑफ डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए आपका आईआरसी स्पेशल पब्लिकेशन क्या कहता है ये मैं आपको बताऊंगा। द हिल स्ट्रीम्स आर फ्लैशी इन नेचर। पहाड़ों पे क्या होता है, अचानक पानी आता है, तेज पानी आता है और जल्दी वो पास हो जाता है। विच नीड टॉल स्ट्रक्चर्स टू स्पान देम। द नेचुरल स्ट्रीम्स इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स आर यूजुअली वाइड एंड नीड लॉन्गर स्ट्रक्चर्स। ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे आईएस कोड में, थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सबसे पहले मान लीजिए कोई हिली रीजन में है, ये हमारा हिल है मान लीजिए, यहाँ पे अगर हमको कोई ब्रिज बनाना पड़ेगा तो आप देखेंगे ये हमारे ये वैली फॉर्म हो रही है। वैली में जब भी हम ब्रिज बनाएंगे तो ये हमारा टॉल ब्रिज होगा, इसकी हाइट हमारी ज़्यादा होगी। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इन केस ऑफ हिली रीजन्स द फ्लड इज फ्लैशी, और इसके लिए हमको टॉल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। अगर हम इसी तरह हम प्लेन रीजन में जाएंगे तो प्लेन रीजन में हम जा रहे हैं तो हमारा इस तरह का मान लीजिए
ये हमारा एक अबटमेंट हो गया, दूसरा अबटमेंट ये हो गया, हमको ये ब्रिज बनाना लगा। जब हमारी डेप्थ ज़्यादा होगी तो विड्थ हमारी कम होगी फॉर द सेम डिस्चार्ज। यहाँ पे जब हमारी विड्थ ज़्यादा है तो हमारी डेप्थ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये यही बात कर रहे हैं कि हिली टेरेन्स में टॉल स्ट्रक्चर्स बनते हैं और प्लेन में हमारे इस हाइट में तो कम रहते हैं लेकिन विड्थ में ज़्यादा रहते हैं। हिल में हाइट में ज़्यादा रहते हैं, विड्थ में हमारे कम रहते हैं। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में ये कहना चाह रहे हैं, यही बात इन्होंने कही है। द मैन मेड ड्रेन्स बोथ फॉर इरीगेशन एंड इंडस्ट्रियल यूज कुड बी ऑफ लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स सच एज पाइप कल्वर्ट्स। मैन मेड ड्रेन्स की बात कर रहे हैं। मैन मेड ड्रेन्स में आपकी कैनल्स भी आ जा रही हैं और ड्रेन्स भी हम बनाते हैं फ्लडिंग को रोकने के लिए। तो देखिए, मैं आपसे फिर वही बात कह रहा था कि मैं सबसे पहले जो मैंने टेकअप किया है फॉर द इरिगेशन इंजीनियर्स, जो ड्रेन्स को और कैनाल्स दोनों को ट्रीट करते हैं। तो जब हम ड्रेन्स में भी हम ब्रिज बनाने के लिए जाते हैं उस समय भी हमारे पास डिस्चार्ज नोन रहता है, और जब हम कैनाल भी बनाते हैं तो भी हमारे पास डिस्चार्ज नोन रहता है। तो हमको डिस्चार्ज कैलकुलेशन जो एक सबसे पहला और प्राइम फैक्टर है डिज़ाइन ऑफ ब्रिज में, वो हमारे लिए रेस्ट्रिक्टेड हमको मिल जाता है और हमको सही मिल जाता है। फिर भी जब भी हम ड्रेन को हम डिज़ाइन करने जाते हैं तो हम ड्रेन का ब्रिज डिज़ाइन करने के लिए उसका एल सेक्शन लेते हैं। एल सेक्शन में उस पॉइंट पे हम देखते हैं डिस्चार्ज क्या दिखा रहा है। बट इसको आप ग्राउंड कंडीशन से भी टैली कर लीजिए। एल सेक्शन हो सकता है आपका ज़्यादा पुराना हो, और साथ में आप उस एरिया का रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट से उस पॉइंट पे आप उसका कैचमेंट एरिया ज़रूर मांग लीजिए। कैचमेंट एरिया लेने के बाद ही आप उसको डिज़ाइन करने आगे शुरू करिए। तो मैं कलवर्ट के केस में आपको डिस्चार्ज क्या लेना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। IRC SP स्पेशल पब्लिकेशन IRC का क्या कहता है। अब ये कह रहे हैं कि सिंस द कैचमेंट एरिया वेरीज वाइडली इट इज़ सजेस्टेड टू एस्टिमेट डिस्चार्ज ऑफ ए नेचुरल स्ट्रीम बाय डायरेक्ट मेजरमेंट। हम साइट पे मेजरमेंट से, डायरेक्ट मेजरमेंट से ये कहते हैं कि आप डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर लीजिए। बट मैं यहाँ पे आप इस बात से एग्री नहीं कर रहा। इन्होंने ये कहा है कि सिंस कैचमेंट एरिया वेरीज वाइडली, ये 2002 का है, 2004 का है। उस समय कैचमेंट एरिया हमारे पास निकालने के बहुत अच्छे मेथड्स नहीं हैं। अब रिमोट सेंसिंग जो हमारे पास सुविधा है, बहुत एग्जैक्ट एक्यूरेट आपको कैचमेंट एरिया बता देंगे, आपको फ्लड की लाइंस भी बता देंगे कहाँ तक जा रहा है, क्या HFL है, इसकी करेक्ट वैल्यूज़ आपको वहाँ से मिल जाती है। तो यू जस्ट गो फॉर दैट टू एनी ऑफ द रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट। आपको 20 से 25 हज़ार रुपये उसकी मुश्किल से कॉस्ट करती है। यू गेट द कैचमेंट एरिया प्लान ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन यू कैलकुलेट द डिज़ाइन डिस्चार्ज फॉर दैट पॉइंट। अब लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा था डिज़ाइन ऑफ कलवर्ट। कलवर्ट मीन्स स्पैन ऑफ 6 मीटर और लेस। तो इन्होंने कहा डायरेक्ट मेजरमेंट करिए। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर, सम एम्पिरिकल फार्मूला लाइक डिकेंस एंड इंग्लिश में बी रेफर्ड टू फिक्स द वाटरवे। डिकेंस और इंग्लिश फार्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द CD वर्क्स, CD मतलब क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। क्रॉस ड्रेनेज वर्क मतलब जहाँ पर आपकी रोड आपकी रिवर या ड्रेन को क्रॉस कर रही है, वो क्रॉस ड्रेनेज वर्क हो गया, जिसको हम दूसरे टर्म्स में हम ब्रिज भी कह रहे हैं। तो फॉर CD वर्क्स may be expected to carry a heavy discharge requiring deeper foundations oblique adoption of longer span length। ये आपको ये बात कह रहे हैं। देखिए, CD वर्क्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मैं आपसे हमेशा ये कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इसमें मोस्टली हमारा एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल की फाउंडेशंस बियरिंग कैपेसिटी वीक होती है, तो आइदर वी हैव टू गो फॉर द डीप फाउंडेशंस और वी जस्ट गो फॉर द राफ्ट फाउंडेशन, है क्या नहीं, और लो बियरिंग कैपेसिटी के लिए। तो ये बात इन्होंने भी यहाँ पर कही हुई है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात कही हुई है। बट इसमें भी प्लेस टू प्लेस चीज़ें वैरी करती हैं। आप अपना देखिए किस साइट पर आपको क्या काम करना है और उस साइट के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करते हैं। तो अब यहाँ पर ये कहते हैं वाटरवे एरिया, हम कितना सेक्शनल एरिया हमको रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आपके इन्होंने दिया हुआ है IRC ने, AW = A/10.9। व्हाट इज़ AW? AW इज़ वाटरवे इन स्क्वायर मीटर। AW हमको वाटरवे कितना स्क्वायर मीटर एरिया हमको रिक्वायर्ड है। हमको पाइप, अगर हम कलवर्ट बना रहे हैं तो पाइप का कितना सेक्शनल एरिया हमको निकालना है, दैट इट इज़ दैट एरिया A।
एंड कैपिटल ए इज कैचमेंट एरिया इन हेक्टेयर्स। तो हम यदि जितना कैचमेंट एरिया हेक्टेयर्स में है उसको 10.9 से हम डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव यू द सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, और उससे आप डायमीटर ऑफ पाइप एंड नंबर ऑफ पाइप आप इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। बट रेस्ट्रिक्शन क्या दे दिया उन्होंने, दिस फार्मूला इज जनरली सूटेबल फॉर कर्वर्ड्स विथ कैचमेंट एरिया अप टू 100 हेक्टेयर्स। 100 हेक्टेयर्स या उससे कम कैचमेंट एरिया के लिए ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल है। तो however it is advisable to determine the actual discharge of the stream by suitable method where the catchment is more than 100 हेक्टेयर्स। ये अगर न कह रहे हैं कि अगर आपका 100 हेक्टेयर से ज़्यादा का है, सूटेबल मेथड से आप उसका डिस्चार्ज कैलकुलेट करिए। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ कहीं भी ये बात वो नहीं कह रहा है कि आप मैनिंग्स फार्मूला लगा करके इसका डिस्चार्ज को कैलकुलेट करिए। मैनिंग्स फार्मूला आपका रिजल्ट थोड़ा सा गलत कभी कभी दे भी सकता है, क्योंकि आपका ड्रेन का जो सेक्शन है, जो नेचुरल ड्रेन्स है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो वो सेक्शन क्या लेंगे आप, पेरीमीटर क्या लेंगे आप, उसमें HFL आप क्या ले रहे हैं, ये बहुत सी चीज़ें वेरी करेंगे। तो इट इज़ बेटर टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज बाय यूजिंग डिकेंस फार्मूला। कहीं कहीं पे ये लिखा है यू कैन यूज मैनिंग्स एंड डिकेंस बोथ बट हायर ऑफ द टू शुड बी अडॉप्टेड। बट हमने कई जगह ये प्रैक्टिस में देखा है लोअर ऑफ द टू दे आर अडॉप्टिंग लोअर ऑफ द टू। हम लोअर ऑफ द टू पर नहीं जाएंगे, हमको अपना जुडिशियस अपना ब्रेन अप्लाई करना है, क्या हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज होगा। अगर हम मैनिंग्स फार्मूला भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम मैनिंग्स फार्मूले से हम उस पॉइंट पर डेप्थ ऑफ वाटर निकालते हुए हम उसको HFL से कंपेयर करें। जिस वक्त हम HFL से कंपेयर करेंगे तो हमारी वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हमको मिल जाएंगी। तो इसलिए आप मैं डिस्चार्ज कैलकुलेशन के भी मेथड्स आपको बताऊंगा कि हमको इस डिज़ाइन में कौन सी मेथड करना है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा, बट इट मे टेक सम टाइम। अब मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन आपका ये किया हुआ है, वाटर वे एरिया गिवन बाय द IRC स्पेसिफिकेशन फॉर ए कैचमेंट एरिया लेस देन 100 हेक्टेयर्स। तो मैंने लेफ्ट पार्ट में जो कैचमेंट एरिया लिया हुआ है, ये सबसे फर्स्ट कॉलम जो है 2 नंबर का जो लिखा हुआ है, इसमें मैंने हेक्टेयर्स में कैचमेंट एरिया लिया है। अप टू 100 हेक्टेयर्स लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब इस कैचमेंट एरिया के लिए ये जो A इज इक्वल टू Q अपॉन 10.9 जो फार्मूला स्पेशल पब्लिकेशन ने दिया हुआ है, इसको मैंने हल्का सा डिफरेंट लिखा हुआ है, AW इज इक्वल टू A अपॉन 10.9। तो इससे जब हमने वाटरवे निकाला है रिक्वायर्ड एरिया, तो हम देखेंगे 0.92 स्क्वायर मीटर, 1.83 स्क्वायर मीटर, 2.75, ये हमारे फॉर डिफरेंट कैचमेंट एरिया के लिए हमारे आए हुए हैं। हम जब राइट पार्ट में गए हैं, डिकेंस फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है CA⁴ इन क्यूमेक्स। तो यहाँ पर मैंने सर्टेन वैल्यू C की ली हुई है, उससे हमने ये डिस्चार्ज निकाला हुआ है। डिस्चार्ज निकालने के बाद में हमने 0.95 मीटर पर सेकंड की जब हम वेलोसिटी इसमें अडॉप्ट करते हैं, तो वेलोसिटी के लिए हमारा क्या रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है ये मैंने निकाला है। तो हम देखेंगे कि हम जब फॉर कल्वर्ट्स अप टू 100 हेक्टेयर्स जो हमारा एरिया रिक्वायर्ड फॉर द एरिया रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द IRC फार्मूला जो आ रहा है, दैट इज़ very much less than the area required for the by the Dickens formula. But as IRC is telling us this thing, so we can adopt this formula, this discharge of this area. तो ये एक कंपैरिजन छोटा सा निकाला है। जैसे जैसे हमारा कैचमेंट एरिया बढ़ रहा है, तो डिकेंस फार्मूला और हमारा जो IRC का स्पेशल पब्लिकेशन जो बात कर रहा है, IRC SP20, इन दोनों के कंपेरेबल एरियाज आ रहे हैं। 9.17 ये आया, 12.11 यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से ये मैं एक छोटा सा एक कंपैरिजन बनाया है। शुरू में तो ये डबल हो रहा है डिकेंस फार्मूले से, तो हमको ये भी समझ में आ रहा है कि डिकेंस फार्मूला जो हमको डिस्चार्ज दे रहा है कुछ हायर साइड में दे रहा है। आपको ये आपका निर्णय है, आपको एडॉप्ट करना है कि आप क्या डिस्चार्ज लेंगे। ये आपके ऐसी है, वो डेटा अप्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली डिज़ाइन क्राइटेरिया वो अप्रूव करते हैं, तो ऐसी से आप गाइड होकर के लीजिए। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर ये IRC से ये डिस्चार्ज आ रहा है, डिकेंस फार्मूला से ये डिस्चार्ज आ रहा है, मैनिंग्स से हमने निकाला हुआ तो ये हमारा डिस्चार्ज कर रहा है। जब इसको हमने अप्लाई किया रिवर्ट करते हुए HFL हमने कैलकुलेट किया उस डिस्चार्ज के लिए निकाल करके सेक्शन पे, HFL यहाँ पर हमारा ये आ रहा है, बट साइड पर एक्चुअल FL हमारा ये जा रहा है। तो जब इन सब चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कहाँ पर सही हैं और कहाँ पर गलत हैं।
अब मैं आगे लूँगा लीनियर वाटरवे। अब अगेन इट इज़ फॉर द कल्वर्ट एंड कैचमेंट एरिया ऑफ लेस देन 100 हेक्टेयर्स। या IRC ये कह रहा है LW इक्वल टू K इंटू Q। तो यहाँ पर LW जो है लीनियर वाटरवे इन मीटर, मतलब विड्थ कितने वाइड हमको रखना है, विड्थ क्या रखना है, ये लीनियर की मतलब है ये विड्थ ऑफ द ब्रिज कैरिंग वाटर। Q है कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे Q इन्होंने कैचमेंट एरिया रखा हुआ है, को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक्चुअली हम इसको कैचमेंट एरिया को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वैल्यू K इज ए कांस्टेंट, इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 4 to 6। दिस फार्मूला इज नॉट सुटेबल फॉर कल्वर्ट्स विद कैचमेंट एरिया ऑफ लेस देन 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब कितना हो गया हमारा, इज नॉट सुटेबल फॉर कल्वर्ट्स। ये हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। छोटा सा एक एग्जांपल दिया है, फॉर कैचमेंट एरिया 1.25 स्क्वायर मीटर मीन्स 125 हेक्टेयर्स, द वाटरवे इज 6 मीटर, वर्क्स आउट टू बी 6 मीटर फॉर ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर, ए इज इक्वल टू इतने स्क्वायर मीटर, LW इज इक्वल टू 6 मीटर। तो अगेन ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि 125 हेक्टेयर तक के जो है वो हमारा कल्वर्ट के रूप में हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि 125 मीटर लेते हैं और 2 मीटर की हमारी वाटर डेप्थ आ रही है, तो हमको विड्थ ऑफ द ड्रेन रिक्वायर्ड 6 मीटर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा एक इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि 125 हेक्टेयर से कम के डिस्चार्ज कैचमेंट एरिया पे हम कल्वर्ट पे जा सकते हैं। Now, thus the catchment area less than 1.25 square kilometer or 125 hectares, a culvert is required for the, and for catchment area more than 1.25 square kilometer, a minor bridge is to be provided. If the depth of water is more than 3 meter, a culvert of 6 meter waterway can be provided up to a catchment area. अगेन ये बात चाह रहे हैं कि अगर 6 मीटर से 2 मीटर से ज़्यादा डेप्थ आ रही है, तो ये तो एक्चुअली में बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने एक आपको समझाने के लिए किया हुआ है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब IRC कोड क्या कह रहा है, आपको हाइट ऑफ कल्वर्ट की बात कर रहा है। द मिनिमम हाइट ऑफ फॉर्मेशन लेवल ऑफ द रोड फ्रॉम बेड लेवल इज रिक्वायर्ड एज पर द फॉलोइंग टेबल है। ये थोड़े से गाइडलाइंस जो इन्होंने दिए हुए हैं IRC IS कोड ने, ये आपको मालूम होने चाहिए।